कुमारगुप्त प्रथम गुप्त सम्राट चंद्रगुप्त द्वितीय के उत्तराधिकारी थे और उनका शासनकाल लगभग 415 से 455 ईस्वी तक रहा। उन्होंने अपने शासनकाल की शुरुआत शक्तिशाली और धार्मिक छवि के साथ की। उन्होंने शक्रादित्य और महेंद्रादित्य जैसी देवसमान उपाधियां धारण की, जो उनके स्वर्गीय और राजसी गौरव को दर्शाती थीं। अपनी वैधता और विजय का प्रदर्शन करने हेतु उन्होंने अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किया, जो कि प्राचीन काल में एक महान अनुष्ठान माना जाता था और इसे केवल अत्यंत शक्तिशाली सम्राट ही कर सकते थे। कुमारगुप्त धार्मिक दृष्टि से भगवान कार्तिकेय के परम भक्त माने जाते थे, जो शिव के पुत्र और युद्ध के देवता हैं। उन्होंने धार्मिक शिक्षा को बढ़ावा देते हुए नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की, जो आज के बिहार राज्य में पटना के समीप स्थित था। नालंदा केवल एक बौद्ध शिक्षा केंद्र नहीं था, बल्कि वहाँ विभिन्न विषयों की पढ़ाई होती थी और यह शिक्षा दर्शन, तर्क और चिकित्सा का एक अंतर्राष्ट्रीय केंद्र बन गया। बौद्ध, हिंदू और अन्य विचारधाराओं के बीच संवाद और अध्ययन के लिए यह विश्वविद्यालय गुप्त काल की उदारता और बौद्धिक समृद्धि का प्रतीक था। कुमारगुप्त के शासनकाल के अंतिम वर्षों में उत्तर पश्चिमी सीमाओं पर संकट के बादल मंडराने लगे। मध्य एशिया से आने वाले श्वेतहोन, जिन्हें हेप्थालाइट्स भी कहा जाता है, 5वीं शताब्दी के मध्य में ऑक्सस घाटी में शक्तिशाली हो गए थे। उन्होंने पहले बैक्ट्रिया पर अधिकार किया, फिर हिंदुकुश पर्वतों को पार करके भारत में प्रवेश किया और गांधार क्षेत्र पर कब्जा कर लिया। यह गुप्त साम्राज्य के लिए पहली बड़ी बाहरी चुनौती थी, जो बाद में उसके पतन का कारण बनी। कुमारगुप्त के पुत्र स्कंदगुप्त ने इस आपदा का डटकर सामना किया। उन्होंने अपने पिता के जीवनकाल में ही हुनों का पहला आक्रमण सफलतापूर्वक रोका। यह एक निर्णायक युद्ध था, जिसमें गुप्तों ने अस्थायी रूप से जीत हासिल की, परंतु यह केवल शुरुआत थी। स्कंदगुप्त की इस वीरता ने उन्हें अपने पिता का उत्तराधिकारी बना दिया और वह 455 ईस्वी में गद्दी पर बैठे। हालांकि लगातार हो रहे हुन आक्रमणों ने साम्राज्य को धीरे धीरे कमजोर कर दिया। स्कंदगुप्त ने गुप्त प्रशासन को बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण प्रयास किए। गिरनार जूनागढ़ अभिलेख से पता चलता है कि उनके शासनकाल में राज्यपाल पर्णदत्त ने प्रसिद्ध सुदर्शन झील की मरम्मत करवाई। यह झील मौर्य और शुंग काल से चली आ रही थी और सिंचाई तथा जल प्रबंधन के लिए अत्यंत आवश्यक थी। इस प्रकार स्कंदगुप्त ने केवल युद्ध में ही नहीं, बल्कि सार्वजनिक निर्माण में भी गुप्त परंपराओं को आगे बढ़ाया। स्कंदगुप्त ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की, जो शक्ति और न्याय के प्रतीक रूप में प्रतिष्ठित थी। उनके द्वारा जारी किए गए सिक्कों में उन्हें 2 रूपों में दर्शाया गया, एक शक्तिशाली योद्धा के रूप में और दूसरा एक वीणा बजाते हुए संगीतज्ञ और कलाप्रेमी के रूप में। इन सिक्कों पर उन्हें पराक्रमः, अप्रतिरथः व्याघ्र पराक्रमः और अश्वमेध पराक्रमः जैसे विशेषणों से विभूषित किया गया। इससे यह स्पष्ट होता है कि स्कंदगुप्त केवल एक योद्धा नहीं, बल्कि संस्कृति और कला के संरक्षक भी थे। हालांकि गुप्त शासक मुख्यतः हिंदू धर्म के अनुयायी थे, लेकिन वे अन्य धर्मों के प्रति सहिष्णु थे। कुमारगुप्त और स्कंदगुप्त दोनों ने बौद्ध भिक्षुओं, विद्वानों और संस्थाओं को संरक्षण दिया। कुमारगुप्त के शासनकाल में व्यापारिक गिल्ड बैंक का कार्य करते थे और बौद्ध विहारों को दान भी दिया जाता था। स्कंदगुप्त के काल में भी बौद्ध तीर्थयात्रियों और संस्थानों को सहायता मिली। स्कंदगुप्त के बाद गुप्त साम्राज्य के विभिन्न भागों में उत्तराधिकारी बने। पुरुगुप्त, कुमारगुप्त द्वितीय, बुधगुप्त, नरसिंहगुप्त, कुमारगुप्त तृतीय और विष्णुगुप्त। हालांकि गुप्त शासन नाममात्र का बना रहा, परंतु केंद्रीय सत्ता धीरे धीरे ढहती चली गई। स्थानीय राज्यपालों ने वंशानुगत अधिकारों के साथ स्वतंत्र राजाओं का रूप ले लिया। हुनों के लगातार आक्रमण, राजनीतिक अस्थिरता, आर्थिक संकट और प्रशासनिक विघटन ने गुप्त साम्राज्य के पतन को अपरिहार्य बना दिया। फिर भी कुमारगुप्त और स्कंदगुप्त ने अपने युग में साहस, संस्कृति और शासन का ऐसा उदाहरण पेश किया, जो गुप्त वंश के गौरवशाली इतिहास का अंतिम स्वर्ण अध्याय बन गया।